हेलो। आज की बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की क्लास में आपका स्वागत है। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? वैसे तो किसी भी प्रकार का वेस्ट हो, अपशिष्ट हो, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बट जो वेस्ट अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों से जनरेट होता है या प्रयोगशालाओं से या लेबोरेटरीज से जो जनरेट होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। यदि इसका उचित तरीके से निपटान नहीं किया जाए, डिस्पोज ना किया जाए इसे प्रॉपरली, तो यह स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बुरी तरह से, क्योंकि इसमें रोग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं या हानिकारक केमिकल्स हो सकते हैं। यह एक अच्छी तरह से स्थापित तथ्य है, फैक्ट है कि जो अस्पतालों का कचरा है वो स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं यानी जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको, सार्वजनिक और जो वनस्पति क्षेत्र है, आम जनता है उनको, और आसपास के जो जीव हैं, फ्लोरा एंड फोना, उनको भी प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन या बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानना हम सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अस्पताल या जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे न केवल स्वास्थ्य कर्मचारी बल्कि फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो भी मैनेजमेंट देख रहे हैं, जो भी उस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, किसी भी कैटेगरी के स्टाफ, सबको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स, जो प्रबंधन और हैंडलिंग रूल्स है, वो 1986 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा बनाया गया था और इसे नोटिफाई किया गया जुलाई 1998 में। इसीलिए इसे हम बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन और हैंडलिंग रूल 1998 कहते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट क्या है? किस कचरे को हम बायोमेडिकल वेस्ट कहेंगे? तो भारत के जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग रूल्स 1998 है, उसके अनुसार जैव चिकित्सा अपशिष्ट या बायोमेडिकल वेस्ट को ऐसे किसी भी अपशिष्ट के रूप में परिभाषित किया गया है जो मानव, प्राणियों, जानवरों के निदान, उपचार या टीकाकरण के दौरान या रिसर्च एक्टिविटी से उत्पन्न होता हो। वो सारा वेस्ट क्या होगा? बायोमेडिकल वेस्ट होगा। क्लासिफिकेशन, बायोमेडिकल वेस्ट को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो मुख्य रूप से जो बायोमेडिकल वेस्ट है या जैव चिकित्सा अपशिष्ट है वो दो प्रकार का हो सकता है, गैर खतरनाक अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट, यानी नॉन हैजार्डस और हैजार्डस। स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं द्वारा उत्पादित कचरे का 75 to 90% जो कचरा है वो गैर खतरनाक या नॉन हैजार्डस होता है और उसकी तुलना घरेलू कचरे से भी की जा सकती है। शेष जो 10 से 25% खतरा है, जो अपशिष्ट है या वेस्ट है, वो खतरनाक अपशिष्ट होता है या हैजार्डस वेस्ट होता है। इससे कई तरह के स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। तो नॉन हैजार्डस जो वेस्ट है वो काफी ज्यादा है, तो उसको हैजार्डस वेस्ट से डिफरेंशिएट करना हमें आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो 75% या 90% कचरा है वो हैजार्डस वेस्ट के साथ मिक्स हो गया तो पूरा का पूरा 90% वाला भी हैजार्डस बन जाएगा। इसलिए हमें इन दोनों को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। गैर खतरनाक जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट है वो ज्यादातर स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों के प्रशासनिक कार्यों या हाउसकीपिंग एक्टिविटीज से आता है। इसमें स्वास्थ्य देखभाल जो परिसर है या इंस्टीट्यूशन है या हॉस्पिटल है, उसकी जो हाउसकीपिंग एक्टिविटी है उसके दौरान जो कचरा निकल रहा है, जैसे सफाई, झाड़ू वगैरह लगाया, पोछा लगाया, या कागज निकला, कार्डबोर्ड निकले, पॉलीथीन्स निकली, फलों या उनके छिलके निकले सब्जियों के, या खाने का जो अपशिष्ट है वो सारा का सारा नॉन हैजार्डस होगा। जो हैजार्डस वेस्ट है या खतरनाक जो कचरा है उसे फिर हम आगे 10 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। ये इस रूल्स के तहत किया गया है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स के अंतर्गत। तो इसमें कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 10 तक है, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। कैटेगरी 1 में कौन सा कचरा आता है? मानव शरीर के जो टिश्यूज हैं, वो ब्लड या अन्य टिश्यू फ्लूइड,
वो सारे के सारे कैटेगरी 1 में आएंगे। कैटेगरी 2 में होते हैं एनिमल के जो टिश्यूज हैं, ठीक है, पशु अपशिष्ट जैसे कि जानवरों के टिश्यूज, उनके कोई बॉडी पार्ट या उनका ब्लड या बॉडी फ्लूइड, ठीक है, जो नॉर्मली रिसर्च पर्पज के लिए जानवरों को यूज किया जाता है या जो वेटनरी हॉस्पिटल से निकलेंगे वो इस कैटेगरी में होंगे। कैटेगरी 3 में हम माइक्रोबायोलॉजी या जो लेबोरेटरीज हैं, बायोटेक्नोलॉजी, वहां से जो अपशिष्ट निकलता है वो कैटेगरी 3 में आता है। प्रयोगशाला में जो कल्चर्स होती हैं, जो टेस्ट होते हैं, सूक्ष्म जीवों के जो स्टॉक्स हैं, जो कल्चर हैं जो हमने एग्जामिनेशन के लिए लिए हैं, वैक्सीन्स हैं, लाइव एटीन्यूएटेड या जो क्षीण की गई हुई वैक्सीन्स हैं प्रयोगशाला के दौरान अंदर जो लिए गए हैं, और या जो डिसइंफेक्शन के लिए जो मटेरियल यूज हुआ है इन लेबोरेटरीज में, और जो सेल कल्चर्स जो की गई हैं, ठीक है ना, वो जो स्पेसिमेंस हुए वो सारे के सारे कैटेगरी 3 में आएंगे। ये लेबोरेटरीज में भी हो सकते हैं या अस्पतालों में भी, एक साइड में जो लेबोरेटरी है वहां भी हो सकते हैं, छोटी लैब में भी। कैटेगरी 4 में शार्प अपशिष्ट आएंगे, सुई, सिरिंज, स्केल्पल और ग्लास जो कट है, शार्प है, जो पंक्चर कर सकते हैं या कट लगा सकते हैं। इसमें यूज्ड या अनयूज्ड दोनों टाइप के शार्प हो सकते हैं। कैटेगरी 5 में डिस्कार्डेड दवाइयां होती हैं, जो एक्सपायरी डेट के मेडिसिन हो गई हो, वो डिस्कार्ड की जा रही हो, या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वो भी, और डिस्कार्डेड ड्रग्स, वो सारी की सारी कैटेगरी 5 में आती हैं। कैटेगरी 6 में होता है सॉइल्ड वेस्ट। सॉइल्ड वेस्ट मतलब जो कंटामिनेटेड वेस्ट है, ब्लड से कंटामिनेट हो गया हो, पस से हो गया हो, बॉडी फ्लूइड से हो गया हो, जैसे जो स्वॉब्स है, ठीक है ना, कॉटन स्वॉब्स, या ड्रेसिंग है, बैंडेजेस हैं, प्लास्टर हटाया हुआ है, उस पर ब्लड लगा हुआ है, लिनन्स हैं, बेडिंग्स हैं जो ब्लड से दूषित हो गई हो, दोबारा यूज नहीं हो सकती हो, और अन्य सामग्री जो किसी भी टिश्यू फ्लूइड या ब्लड से दूषित हो गई हो, कंटामिनेट हो गई हो, तो वो कैटेगरी 6 में आएंगी। कैटेगरी 7 में डिस्पोजेबल जो प्लास्टिक ट्यूबिंग्स हैं, कैथेटर्स और आईवी सेट्स वो शामिल होंगे कैटेगरी 7 में। कैटेगरी 8 प्रयोगशालाओं से उत्पन्न कोई भी लिक्विड वेस्ट है, या जो लैब की सफाई करते हुए हाउसकीपिंग एक्टिविटी में डिसइंफेक्टिंग मटेरियल है, वो जो लिक्विड वेस्ट है वो सारा का सारा कैटेगरी 8 में आता है। कैटेगरी 9 में इंसिनरेशन से जो उत्पन्न राख है वो कैटेगरी 9 का है। वो खैर ज्यादा हैजार्डियस नहीं होता है, बट स्टिल हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है कैटेगरी 10। इसमें बायोकेमिकल के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले केमिकल्स, किसी भी टाइप के डिसइंफेक्शन में यूज होने वाले रसायन और कीटनाशक आदि शामिल होते हैं। अब आता है कि बायोमेडिकल वेस्ट जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम सबसे पहले जुलाई 1998 में लागू किए गए थे, बाद में 2011 में संशोधित किए गए, और नवीनतम जो अभी चल रहे हैं वो जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 है। नियमों के प्रावधान का पालन करने में यदि विफल कोई रहता है तो उसके लिए काफी दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार 5 साल की कैद हो सकती है, 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं यदि प्रॉपर बीएमडब्ल्यू रूल्स का पालन किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा नहीं किया गया है तो। और ये किसके ऊपर होगा? ऑक्यूपायर कौन है? जो भी व्यक्ति, जो संस्थान या इंस्टीट्यूशन जिसके अंडर है या नियंत्रण में है, यानी उसका एचओडी, वो ऑक्यूपायर है। उसकी ये जिम्मेदारी है यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे वो कदम उठाए कि जो भी कचरा उनके इंस्टीट्यूशन में हो, बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में आए खतरे वाला, उसको मैनेज किया जाए बिना किसी स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभाव के। ये इस रूल के अंतर्गत कहा गया है। अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं कि ये बायोमेडिकल मैनेजमेंट करना कैसे है, तो इसके लिए 4 स्टेप डिसाइड किए गए हैं। सेग्रीगेशन, कलेक्शन एंड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन,
ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। तो सबसे महत्वपूर्ण वाला जो फर्स्ट कदम है सेग्रीगेशन, वो पहला भी है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि सारा का सारा जो बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट है वो इसी पर ही बेस्ड है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट को भंडारण, परिवहन, उपचार और निपटान से पहले अनुसूची 1 के अनुसार पॉइंट ऑफ जनरेशन पर, पॉइंट ऑफ जनरेशन क्या है, जहां पर वो बायोमेडिकल वेस्ट बन रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, हम वार्ड में हैं, किसी को इंजेक्शन लगाना है, तो इंजेक्शन लगाएंगे तो वहां पर बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। जैसे ही अपन ने सिरिंज खोला डिस्पोजल, तो उसका जो रैपर है वो एक बायोमेडिकल वेस्ट है। सिरिंज जो हम वैक्सीन इंजेक्शन लगाएंगे तो सिरिंज बायोमेडिकल वेस्ट है, उसकी निडल बायोमेडिकल वेस्ट है। फिर हमने कॉटन यूज की, वो बायोमेडिकल वेस्ट है, तो वहां जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। इसी बार लैब्स में जनरेट होता है। यदि इम्यूनाइजेशन सेंटर्स पर है, चाहे पेरीफ्री में हो, चाहे एक छोटे से सेंटर पर हो, वहां अगर हम इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं तो वहां भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है। तो जहां पर पॉइंट ऑफ जनरेशन पर हम उसको मैनेज इस हिसाब से कर सकते हैं, उसको सेग्रीगेट करें, ठीक है ना, अलग अलग कर दें। क्योंकि सामान्य कचरे में यदि बायोमेडिकल वाला हैजार्डस कचरा मिल जाएगा तो पूरा का पूरा हैजार्डस हो जाएगा, तो इसलिए उसको सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है। और वो इस नियम की अनुसूची 1 के अनुसार किया जाता है, अलग अलग बैग्स के अंदर जाता है। तो उस अनुसूची में ये बताया गया है कि कौन से बैग के अंदर कौन सा कचरा जाना चाहिए। यदि वो हम कर देते हैं तो हमारी लेवल का जो काम है, जो वहां पर उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है, उसका काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि वो बैग्स क्या है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में हमारे पास विभिन्न प्रकार के कचरों के निपटान के लिए अलग अलग रंगीन बैग्स या कंटेनर होते हैं। किसी भी अस्पताल में, किसी भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में आप जाइए, आपको ये बैग्स दिखेंगे, ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू और व्हाइट ट्रांसलूसेंट। तो ये क्या है, किस प्रकार का कचरा कौन से बैग में डालना है, हम सबको पता होना चाहिए। आज हम ये जानेंगे। क्या सबसे ज्यादा जगह अपने को अगर कोई बैग दिखेगा तो ब्लैक कंटेनर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा 90% तक का कचरा जर्नल होता है जो ब्लैक बैग में जाता है। काला कंटेनर या काला बैग सामान्य कचरे के लिए है। इसमें कोई भी कचरा आपको दिखता हो, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, गत्ता, सिरिंज या आईवी सेट के रैपर्स, जो हमने थैलियां उतारी है उसकी, वो पॉलीथीन्स, फलों के छिलके, वेस्ट खाना जो बच गया है, डिस्पोजल कप्स, चाहे वो पानी के हों, चाय के हों, कॉफी के हों, खाने के हों, वो सब के सब डिस्पोजल प्लेटें, वो सब कहाँ जाएंगी, काले बैग में, ठीक है। तो उसमें अगर आपने डाल दी तो आपका काम कंप्लीट हो गया, सही हो गया। तो ये ध्यान रखना है, जो भी इन्फेक्टेड कचरा ना हो वो सारा का सारा काले बैग में जाना है। येलो बैग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारा कचरा अस्पतालों का, ज्यादातर जो हैजार्डस है, वो येलो बैग में जाता है। मानव ऊतक यानी मानव टिश्यू, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स, प्रायोगिक जो पशु है, एनिमल्स है, रिसर्च एनिमल, उनके पार्ट्स, उनका ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, जो इन टिश्यू फ्लूइड से कंटामिनेटेड वस्तुएं जो जलाई जा सकती हो, जैसे ड्रेसिंग, प्लास्टर कास्ट, कॉटन स्वाब्स, ये सारे के सारे ब्लड या ब्लड कंपोनेंट्स, अगर कहीं किसी को ब्लड लगा है मरीज को, तो उसका बैग सहित, वैसे तो वो प्लास्टिक है बट स्टिल उसके अंदर ब्लड की काफी मात्रा है, तो वो येलो बैग में ही जाएगा, ठीक है। बाकी प्लास्टिक अलग जाएगा, अभी हम देखेंगे। बट यदि ब्लड बैग है तो वो यहां पर जाएगा, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक्सपायरी एंटीबायोटिक्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, डिस्कार्ड की गई दवाइयां जिनमें साइटोटॉक्सिक दवाएं भी शामिल हैं, प्रयोगशालाओं में जो भी रसायन यूज होते हैं हानिकारक या डिसइंफेक्टेंट्स, उन सब का जो डिस्पोजल है वो हम येलो बैग में करते हैं। इसके बाद आता है ब्लड या टिश्यू बॉडी फ्लूइड्स, मास्क जो हम यूज करते हैं, पीपीई किट्स, कंटामिनेटेड लिनन, बेडिंग्स, अगर
डिस्पोज करनी है। ब्लड बैग्स अभी हमने देखे। प्रयोगशालाओं की जो ब्लड कल्चर्स हैं, जो टेस्ट लिए गए हैं, स्पेसिमेंस लिए गए हैं, माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स के सैंपल, जैसे एग्जांपल हम देखें आरटीपीसीआर टेस्ट का जो करने के बाद जो उसका मटेरियल बचा, स्वाब स्टिक वगैरह बची लेबोरेटरीज में, वो कहाँ जाएंगी? वो भी वहां के येलो बैग में ही जाएंगी। ठीक है, तो ये येलो बैग हर जगह होंगे, चाहे वो लेबोरेटरीज हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे छोटा सा एक सेंटर हो जहां इम्यूनाइजेशन का काम चल रहा है, वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, वहां भी जो स्वाब होगी वो इसमें जाएगी, पीपी किट्स होंगी वो इसमें जाएंगी। तो यह हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार यदि लाइव और एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स यदि बच गए हैं तो वो भी इसी में जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अब हम आ जाते हैं रेड कंटेनर में। रेड कंटेनर में नॉर्मली जो प्लास्टिक डिस्पोजल्स हैं वो जाते हैं, ट्यूबिंग्स, बॉटल्स प्लास्टिक की, आईवी सेट्स, कैथेटर्स, यूरिनरी बैग्स, सिरिंजेस जिनकी सुइयां हटी हुई हो, और जो फिक्स्ड सिरिंज जो हो वो नहीं, वो येलो में चले जाएंगे। जो वैक्यूटेनर्स हैं उनकी सुइयां कट होने के बाद, ठीक है, और डिस्पोजेबल आइटम्स जो प्लास्टिक के हों, जैसे दस्ताने, ग्लव्स जो हम निकालते हैं, वो भी कहां जाएंगे? रेड बैग में जाएंगे। ठीक है, अब आता है ब्लू कंटेनर। ब्लू कंटेनर में ग्लास वेयर जाता है, ब्रोकन और डिस्कार्डेड कंटामिनेटेड ग्लास इंक्लूडिंग मेडिसिन वायल और एम्पुल्स एक्सेप्ट दोज विच आर कंटामिनेटेड विद साइटोटॉक्सिक वेस्ट। ठीक है ना, साइटोटॉक्सिक वाला अगर कोई ग्लास का मेडिसिन है तो वो येलो में चली जाएगी, बट सिंपल कोई मेडिसिन है डिस्कार्डेड तो वो ब्रोकन ग्लास है तो वो चले जाएंगे आपके ब्लू बैग के अंदर। ये ध्यान रखना है। अब आता है व्हाइट ट्रांसपेरेंट कंटेनर। तो व्हाइट ट्रांसपेरेंट कंटेनर में शार्प के लिए होता है, चाहे वो शार्प मेटल हो या निडल हो, निडल कट करने के बाद या बर्न करने के बाद जो निडल्स हैं वो भी इसमें जाएंगी, और ऐसा कोई भी शार्प इन्फेक्टेड मटेरियल जो कट या पंक्चर का कारण बन सकता है वो सारा का सारा इस पंक्चर प्रूफ मटेरियल बॉक्स के अंदर जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया जिसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के बाद सेकंड स्टेप आता है कलेक्शन एंड स्टोरेज। कलेक्शन एंड स्टोरेज के लिए दूसरा स्टाफ जो वेल ट्रेंड होगा कलेक्शन और स्टोरेज के लिए वो करेंगे। अपशिष्ट बैग्स जो हमने ये अलग अलग बनाए हैं, रेड ब्लैक, रेड वाला ब्लैक येलो, ये सारे ये दैनिक रूप से वार्ड या ओपीडी से हटने चाहिए। ठीक है, कलेक्ट हो जाने चाहिए, वहां से रिमूव हो जाने चाहिए, और कई बार इससे भी एक दिन में ज्यादा बार भी हो सकता है, जैसे आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, यहां से एक से ज्यादा बार भी, जैसे वो भरा वो तुरंत रिमूव होना चाहिए, पूरा नहीं भरना, 1/3 होते ही उसको रिमूव करना है। ठीक है, और ये सुनिश्चित करें कि जो अपशिष्ट बैग या कंटेनर जो वहां से रिमूव हो रहा है, जो भी उसको लेके जाए, बट जो वहां पर प्रेजेंट है जिसने वो जनरेट करके वहां कलेक्ट किया है, उसको भी ये ध्यान रखना है कि जाने से पहले वो अच्छी तरह से सील हो, चाहे वो गांठ लगाई जाए या उसको टेप से सील किया जाए, प्लस लेबलिंग भी जरूरी है कि वो कहां से आया है कचरा। ठीक है, ओके। कचरे को अस्थायी रूप से अस्पताल के केंद्रीय भंडारण क्षेत्र में संग्रहित किया जा सकता है, और वहां से इसे थोक में सब जगह का इकट्ठा हो जाएगा, सारे वार्ड्स का, ओपीडीज का, तो उसे भेजा जा सकता है फाइनल ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल में। ठीक है ना, ट्रीटमेंट भी होना चाहिए क्योंकि जो हैजार्डस है उसका पहले ट्रीटमेंट होगा फिर डिस्पोजल होगा, ताकि वो हैजार्डस ना रहे। जो अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट है उसको किसी भी हालत में 48 घंटे से ज्यादा संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए। ये ध्यान रखना है, 48 घंटे के अंदर अंदर उसको वहां से परिसर से हटा देना है, फाइनल डिस्पोजल के लिए भेज देना है। ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन में भी ये ध्यान रखना है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन वार्ड से कलेक्शन सेंटर तक हो, स्टोरेज तक हो, या वहां से फाइनल डिस्पोजल के लिए हो, कहीं भी जाए बंद कंटेनर में जाना चाहिए, सील्ड कंटेनर में जाना चाहिए। सुई की चुभन और संक्रमण या प्रिक इंजरी, इनके जोखिम को कम करने के लिए इनकी मैनुअल हैंडलिंग कम से कम हो। ठीक है ना,
या तो यांत्रिक मैकेनिकल हैंडलिंग हो या स्पेशल ग्लव्स पहने जाए जिन पे कट ना हो सके, उससे हैंडलिंग हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन में ये भी ध्यान रखना है कि जो भी व्हीकल आपका बायोमेडिकल जो हैजार्डस वेस्ट लेके जा रहा है उस पे ये साइन जरूर बने हुए होने चाहिए। ये हमारा बायो हैजार्ड का सिंबल है और ये साइटोटॉक्सिक हैजार्ड का सिंबल है। ठीक है, साइटोटॉक्सिक क्या होता है? जिससे कैंसर हो सकता हो, कैंसरजेनिक हो। जैसे ये गाड़ियां हैं, इन पे ये साइन है, बायोमेडिकल वेस्ट ले जा रही हैं, तो जो भी उसको देखे उनको पता हो कि यहाँ पर जो वेस्ट जा रहा है वो रिस्की है। ओके, चलिए अब है कि ट्रीटमेंट और डिस्पोजल इस वेस्ट का क्या होगा। आपने प्रॉपर सेग्रीगेट कर दिया, अब इसका फाइनली होगा क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मली जो ब्लैक बैग के अंदर कचरा आपने डाला है वो म्यूनिसिपल वेस्ट के लिए चला जाएगा, जो जनरल उनके म्यूनिसिपल्स के जो डस्टबिन है वहां चला जाएगा काले बैग का कचरा। डीप बरियल के लिए जाएगा, जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का है कचरा, वो डीप बरियल के लिए जा सकता है, या और भी तरीके हैं उसको डिस्पोज करने के लिए। ऑटोक्लेव और माइक्रोवेव को करेंगे कैटेगरी 3, 4, 6 और 7, उसको इस विधि से पहले ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर डिस्पोजल के लिए भेजेंगे क्योंकि ये हैजार्डस। श्रेडिंग, जो रेड बैग या लाल बैग का जो सामान है वो श्रेडिंग के लिए जाता है, बट श्रेडिंग से पहले सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के द्वारा उसको ट्रीट किया जाता है और फिर श्रेडिंग करेंगे, उसकी बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देंगे, काट देंगे और उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज देंगे। इंसिनरेशन, पीले बैग का जो भी सामान है वो इंसिनरेशन के लिए जाता है। इंसिनरेशन में बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं जिनके द्वारा उनको जला दिया जाता है, बिल्कुल राख उनकी बना दी जाती है और इस राख को फिर लैंडफिल के लिए भेज सकते हैं फाइनल डिस्पोजल के लिए। अब जनरल रूल्स, इतना पढ़ने के बाद हमें कुछ टेक अवे मैसेज हमें होना चाहिए कि मेन जो जनरल रूल्स है सामान्य बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में वो क्या है, जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, या प्रिंसिपल्स हम इनको कह सकते हैं। तो ये है कि सभी चिकित्सा पेशेवर, जो सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन और हैंडलिंग इन नियमों की जानकारी होनी चाहिए। हर स्वास्थ्य देखभाल संस्थान, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अस्पताल हो चाहे लैब हो चाहे छोटा सा हेल्थ केयर सेंटर हो, सभी के पास सभी श्रेणी के कर्मचारियों के ट्रेनिंग के लिए, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रेनिंग के लिए एक योजनाबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए ताकि उनकी ट्रेनिंग हो सके। जैव चिकित्सा अपशिष्ट के कचरे को जनरेटर के द्वारा, मतलब जो उसको जनरेट कर रहा है, जो भी किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है और उसने कचरा जनरेट किया, वही उसको सेग्रीगेट करेगा। ये नियम एक विशेष प्रिंसिपल है और पॉइंट ऑफ जनरेशन पर ही करेगा। ऐसे नहीं कि एक बार रख दिया कि बाद में हम इनको अलग अलग कर देंगे, नहीं, उसी समय करना है, पॉइंट ऑफ जनरेशन पर ही करना है और जनरेटर के द्वारा ही करना है। सभी बायोमेडिकल वेस्ट को संभालने वाले जो लोग हैं, जो उसको जनरेट कर रहे हैं, जो उसको हैंडल कर रहे हैं, जो उसको ट्रीट कर रहे हैं, वो सब के सब यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का इस्तेमाल जरूर करेंगे ताकि इन्फेक्शन से बच सके। बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलर को टेटनस और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन लगा हुआ होना चाहिए और जो भी उसको कलेक्ट कर रहे हैं या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो भी हैंडलर्स हैं, चाहे वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हों, उनको बायोमेडिकल वेस्ट का जो कचरा है उसकी नेचर, कि ये हैजार्डस है या नॉन हैजार्डस है और इसके साथ क्या क्या रिस्क जुड़ी हुई है, यदि रास्ते में बिखर जाए तो क्या हो सकता है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी सबको ट्रेनिंग, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो मल्टी एमटीएस स्टाफ है, कोई भी हो, उनको इन रूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलर को खतरनाक कचरा इकट्ठा करने और परिवहन के दौरान सारे सुरक्षात्मक उपकरण पहने हुए होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो एक हैजार्डस, स्पेशली कचरे को जब वो हैंडल कर रहा है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
फेसबुक पेज माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम का है, उसको आप लाइक कर सकते हैं। और नोट्स बनाने के लिए mynursingstudents.blogspot.com इसको विजिट कर सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।